बच्चों, आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ने चले हैं। और जिस तरह से हम लोग एक एक करके प्राचीन भारतीय इतिहास को खत्म किए थे, उसी तरह से हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास भी खत्म करेंगे। और मध्यकालीन इतिहास से जुड़ा हुआ जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारे एक एक करके इस लेक्चर को देखने के बाद सारे प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और आने वाले बिहार ITI पॉलिटेक्निक, बिहार पैरामेडिकल या पैरामेडिकल डेंटल या बिहार से संबंधित जितना भी एग्जाम है, बिहार पुलिस दरोगा वगैरह, सब में ये प्रश्न आपको आने की संभावना रहती है। तो इसलिए आप लोग इस लंबे प्रश्न को देखते हुए बिना डरे हुए याद करने का प्रयास कीजिएगा, तो याद हो जाएगा और आप एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि आपका आज का पहला प्रश्न क्या है, चर्चा करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित है। मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित है, बात समझ में आ रहा है। और बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम जो कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने का काम किया था, इसलिए बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही लाडला प्रश्न है ये। इसको ध्यान से समझिएगा। अपने भारत देश पर, आप लोग किस देश में रहते हैं? भारत देश में। अपने भारत देश पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला विदेशी यात्री था। ये कहाँ का यात्री था? विदेशी, मतलब ये भारत का यात्री नहीं था, ये विदेश का यात्री था। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? इसके बारे में पहले दो तीन बातों को समझिए। मोहम्मद बिन कासिम किस देश का यात्री था? तो अरब देश का यात्री था। किस देश का यात्री था? अरब देश का यात्री था। एक प्रश्न सीख गए यहाँ से। दूसरा बात कि भारत पर सबसे पहले, है ना, किस विदेशी यात्री ने आक्रमण किया? तो इसका आंसर मोहम्मद बिन कासिम ही हो जाएगा। अब प्रश्न ये बनता है कि भारत पर सबसे पहले किस विदेशी ने और कब आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। अब ये प्रश्न बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर जो आक्रमण किया वो किस जगह पर किया था? तो याद रखिएगा, सिंध नामक जगह पर किया था। जो सिंध कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में। अब कहेगा कि पाकिस्तान तो भारत से अलग हुआ, लेकिन आपको हम जानकारी दे दें कि भारत में ही पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ था, लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान जो है सो क्या हो गया? अलग हो गया। पाकिस्तान बोलने से एक प्रश्न याद आ गया कि जिस तरह से भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 15 अगस्त को, उसी तरह से पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। ये भी याद रखिएगा, बात समझ में आ रहा है। तो जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय पाकिस्तान उससे अलग हो गया, इसलिए यहाँ पर ये याद रखने की जरूरत है कि पाकिस्तान पर ही आक्रमण किया था। मतलब कि सिंध जो जगह था वो कहाँ पर था? पाकिस्तान में, जो अभी अलग हो गया है, अभी वर्तमान में अलग है, लेकिन पहले भारत में ही जुड़ा हुआ था। बात समझ में आ रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत पर सबसे पहले किस विदेशी यात्री ने आक्रमण किया था? कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में। कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में किया था। कहाँ पर आक्रमण किया था? सिंध पर। सिंध कहाँ पर है? पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। अब ये बताइए, पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है और भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 15 अगस्त को मनाता है। ठीक है, तो आइए अब आप चलते हैं आपके पहले प्रश्न पर कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय, है ना, जब आक्रमण करने के लिए आया था मोहम्मद बिन कासिम, सिंध का राजा कौन था? देखिए, हम आपको पहले बता दिए कि सबसे पहले वो 712 में वह हमला किया था भारत पर। और कौन किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम किया था। तो उस समय सिंध का राजा कौन था? बात समझ में आ रहा है। तो सिंध का राजा जो था ना, वहां पर राजा का नाम था आपको दाहिर। क्या नाम था? दाहिर नाम था। राजा का क्या नाम था? दाहिर। तो अब बताइए कि मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया, उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर। किसका शासन चल रहा था? दाहिर का शासन चल रहा था। बात समझ में आया? भूलेंगे तो नहीं आप लोग। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, 1175 ईस्वी में किसके द्वारा सिंध पर अधिकार कर लिए जाने के साथ ही अरबवासियों का सिंध पर अधिकार समाप्त हो गया? कहने का मतलब 1175 ईस्वी में किसके द्वारा सिंध पर अधिकार कर लिए जाने के कारण? देखिए, पहले तो मोहम्मद बिन कासिम है ना, मोहम्मद बिन कासिम जो है आपको 712 ईस्वी में आक्रमण किया है। तो इसके बाद वह भारत पर अपना अड्डा जमा दिया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम को भी हटाने वाला एगो आदमी पैदा ले लिया,
और उसका ही नाम था आपको क्या चीज, मोहम्मद गौरी। क्या नाम था, गौरी मत बोलिएगा, मोहम्मद गोरी बोलिएगा, नहीं बकरी का गोरी जो होता है ना, तो गोरी बोलिएगा। तो मोहम्मद गोरी जो है, अब यहाँ से आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि ये गोरी नाम की लड़की का नाम होता है, इसलिए आप लड़की का नाम मत समझिएगा, ये लड़का का ही नाम है, मतलब कि पुरुष का नाम है मोहम्मद गोरी। क्या नाम है, तो बताइए मोहम्मद बिन कासिम को हटाने वाला कौन पैदा ले लिया, मोहम्मद गोरी। और कब हटा दिया इसको, बात समझ में आ रहा है ना। तो 1175 ईस्वी में किसके द्वारा सिंध पर अधिकार कर लिए जाने के कारण, यानी कि सिंध पर बेचारा आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम, और मोहम्मद बिन कासिम अपना अधिकार भी जमा लिया, लेकिन उसके अधिकार को भी खत्म कर दिया कौन, तो महमूद या मोहम्मद गोरी। और कब किया खत्म, 1175 ईस्वी में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मोहम्मद बिन कासिम किस देश का यात्री था, तो ये भी याद रखिएगा, अरब का। कहाँ का यात्री था, ठीक है। तो सिंध पर अधिकार जो समाप्त सा हो गया, वो आपको मोहम्मद गोरी के आक्रमण करने से समाप्त हो गया। बात समझ में आया। अब आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम इराक के किस राजा का प्रतिनिधि सेनापति था। कहने का मतलब यह है, आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पूछा जा रहा है, इराक के, कहाँ का, इराक के मुद्रा का नाम क्या है बताइए आप लोग, दिनार है। क्या है, दिनार है। इराक की मुद्रा का क्या नाम है, दिनार है। तो कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम इराक के किस राजा का प्रतिनिधि था, या प्रतिनिधि को हम लोग सेनापति तो नहीं कह सकते हैं, प्रतिनिधि अलग होता है और सेनापति अलग होता है, ठीक है ना। तो सेनापति और प्रतिनिधि दोनों पद पर ये आसीन रहे थे, कौन, तो मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम इराक के किस शासक का सेनापति था, तो याद रखिएगा कि अल हज्जाज जो था ना, क्या नाम था, अल हज्जाज का सेनापति था। और अगर यहाँ से प्रश्न पूछ दे कि अल हज्जाज जो था वह किस देश का था, तो ये भी आप याद रखिएगा, अल हज्जाज जो था, अल हज्जाज वो आपको इराक देश का जो है सो राजा था, इराक देश का राजा था। और उस राजा के सेनापति का जो नाम था मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम जो है ना सेनापति था, और किस देश के राजा का सेनापति था, इराक देश के राजा का सेनापति था। और उस राजा का क्या नाम था, अल हज्जाज, अल हज्जाज। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सिंध अभियान में, अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध को जीतने का प्रयास कर रहा था। जैसे आप लोग अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो एक तरह से आप ये समझिए कि अभियान चला रहे हैं। अभियान का मतलब योजना बना रहे हैं कि हम इस तरह से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, तब जाकर के मेरा एग्जाम निकल जाएगा। तो वही बात है, जब सिंध को जीतने का प्रयास कर रहा था, उस पर अधिकार करने का प्रयास कर रहा था कौन, मोहम्मद बिन कासिम। तो उसकी ही बात हो रही है कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध अभियान में, यानी कि जब सिंध को जीतने के समय में ये अभियान चलाया था और प्रयास जो जारी रखा था, उस समय सबसे पहले किस नगर पर विजय प्राप्त किया। कहने का मतलब, अभियान का मतलब एक तरह से समझ लीजिए योजना बनाया, और योजना बना करके आगे बढ़ने का प्रयास किया। तो आगे बढ़ने के प्रयास में ही सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम किस क्षेत्र को जीत लिया था, तो याद रखिएगा देवल क्षेत्र को। किसको, देवल को। जैसे मान के चलिए आप यहाँ से अगर जाएंगे आप पटना, तो पटना जाने से पहले आपको रास्ता में दूसरा शहर का नाम आएगा कि नहीं आएगा, दूसरा शहर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। जैसे दरभंगा है, मान लीजिए मुजफ्फरपुर है, हाजीपुर है, ठीक है ना, वैशाली है। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, तो रास्ता में जो भी शहर आएगा तो उससे गुजरते हुए आगे बढ़ेंगे ना आप, और फिर जहाँ पर आपका मिशन है वहाँ पर जाकर के आप पहुँचेंगे। जैसे अगर आपको पटना पहुँचना तो पटना पहुँचेंगे, दिल्ली पहुँचना दिल्ली पहुँचेंगे, तो दिल्ली से पहले बहुत सारा जगह आएगा कि नहीं आएगा, है ना, आरा, बलिया, छपरा, कानपुर, फलना चिना, जो भी है, कानपुर सेंट्रल। तो कहने का मतलब उसी तरह से क्या हुआ कि जब सिंध अभियान चला रहा था, सिंध को जीतने का प्रयास कर रहा था, उसी क्रम में वो सबसे पहले एक क्षेत्र को जीता। उस क्षेत्र का नाम क्या है, देवल है। और देवल के बारे में भी जरा याद रखिएगा कि देवल जो है ना, यह भी सिंध का ही एक क्षेत्र था। देखिए सिंध में वो घुस गया है, सिंध में कौन घुस गया है, मोहम्मद बिन कासिम। तो सिंध में जब घुसिए रहा था, तो सबसे पहले उस आगे पीछे जो दुश्मन लग रहा है, फिल्म सब में देखिएगा ना, मान लीजिए अब लड़की को बचाना है, तो लड़की अगर किसी बीच में है, गुंडों के बीच में है ना, गैंगस्टर के बीच में है, तो उससे पीछे गैंगस्टर का आदमी रहता है ना भाई, तो उससे पीछे अगर हीरो को कोई पकड़ता है, तो हीरो पहले सबको पीछा करता है कि नहीं करता है। नहीं समझ में आ रहा मेरे बात, हम क्या बोल रहे हैं। ठीक उसी तरह से रास्ता में जो मोहम्मद बिन कासिम को जो आ रहा था ना, जितना भी क्षेत्र, तो उसमें सबसे पहले जो जीतने वाला क्षेत्र था वो कौन सा क्षेत्र था, देवल था। तो देवल कहाँ पर पड़ता है, सिंध में। पहले बता दें, सिंध में घुस गया है, और सिंध में घुसने का देवल पर ये आक्रमण किया, उसको जीत भी लिया है। देवल सिंध में ही अवस्थित है, ये चीज याद रखिएगा। बात समझ में आ रहा है ना।
देवल आपको सिंध में ही पड़ता है, ठीक है। और सिंध क्षेत्र कहाँ पर पड़ता था पहले? मतलब अभी पड़ता है पाकिस्तान में, पहले तो भारत में कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध की राजधानी कहाँ थी? देखिए अभी हम लोग एक प्रश्न पढ़े थे कि मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण किया था सिंध पर, उस समय सिंध का राजा कौन था? तो उसका आंसर क्या था? दाहिर। क्या था? देखिए ना, बहुत अच्छा मतलब मैच कर रहा है, दाहिर और देवल, दाहिर देवल, बात समझ में आ रहा है। तो इस दाहिर और देवल को याद रखिएगा। सबसे पहले दाहिर मैंने सिंध पर आक्रमण किया, वहाँ का राजा दाहिर था। और दूसरा सबसे पहले वो सिंध अभियान के समय में किस पर अधिकार कर लिया था? देवल पर कर लिया था। दूसरा बात यहाँ पर क्या है कि सिंध की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए सिंध की राजधानी थी आलोर। क्या था? कहाँ थी? आलोर। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध की राजधानी कहाँ थी? आलोर थी। अगला प्रश्न है कि औरबों के आक्रमण के बाद, यानी कि जब औरबवासी आक्रमण किया उसके बाद भारत पर आक्रमण करने वाली दूसरी विदेशी यात्री जाति कौन सी थी? प्रश्न को समझिए। सबसे पहले औरबवासी जो आक्रमण किया था वो किस जाति का था, पहले ये बताइए, इसके बाद फिर हम लोग इस पर चर्चा करें। पहला जो था वो मुस्लिम था, मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद जो दूसरा आया है वह आपको तुर्क जाति। देखिए तुर्क जाति के बारे में भी जरा समझ लीजिए। तुर्क का मतलब होता है न हिंदू है और न वो मुसलमान है। बात समझ में आ रहा है? दोनों जाति का उसमें गुण पाया जाता है, इसलिए उसको तुर्क कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कहा जाता है? दोनों का इसमें, इसलिए उसको तुर्क कहा जाता है, ठीक है। तो आइए कि अरबों के आक्रमण के बाद, मतलब भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण किया है वो अरबवासी की तुर्की ये किया है, मतलब हाँ, मतलब कौन जाति के बारे में चर्चा करते हैं? पहले मुस्लिम किया है कि पहले तुर्की किया है? तो ये भी प्रश्न पूछता है, ऐसा प्रश्न जो है मिलान करे। तुर्क जाति का था, ठीक है। तुर्क के बारे में तो समझ ही गए। अरबों के आक्रमण के बाद भारत पर आक्रमण करने वाली दूसरी विदेशी यात्री कौन सी थी? तुर्क, ठीक है। हाँ, जाति का नाम है आपको ये तुर्क, ये भी याद रखिएगा। अगला है किस तुर्क सरदार ने गजनी में, कहाँ पर? गजनी में। गजनी आपको अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है, याद रखिएगा। और अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है। कहाँ है? काबुल है, ठीक है। तो किस तुर्क सरदार ने गजनी में एक स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना किया था, है ना। कह रहा है कि किस तुर्क सरदार ने गजनी में, गजनी कहाँ है? अभी जस्ट बताया है, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो गजनी में एक स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना जो किए थे उनका नाम था अलप्तगीन। क्या नाम था? अलप्तगीन। तो किस तुर्क सरदार ने गजनी में एक स्वतंत्र तुर्की राज्य की स्थापना किया था? अलप्तगीन, है ना। क्या नाम था? कैसे राज्य की स्थापना किए थे ये? तुर्की राज्य की। किस राज्य की? तुर्की राज्य की, ठीक है ना। और कहाँ पर? गजनी में। गजनी कहाँ पर है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल में है। अब आपका अगला प्रश्न है अलप्तगीन। बताइए अलप्तगीन के बारे में समझ गए ना? अलप्तगीन क्या किए थे बताइए तो? तुर्की राज्य की स्थापना किए थे। कहाँ पर किए थे? गजनी में किए थे। अलप्तगीन के बारे में अगर आपसे पूछे कि अलप्तगीन जो है किस राज्य की स्थापना किए थे? तुर्की राज्य की स्थापना किए थे। अब अगला प्रश्न है कि अलप्तगीन का गुलाम, क्या है प्रश्न? अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद, इसका मतलब है जो इसका दामाद था वही इसका गुलाम भी बन गया। कहने का मतलब ये है, गुलाम समझते हैं ना आप लोग, है ना। गुलाम का मतलब होता है किसी के अंदर में जो रहता है ना, बात समझ में आ रहा है, उसको गुलाम बुलाया जाता है। जैसे आम भाषा में गांव घर में कहते हैं जोरू का गुलाम। इसका मतलब पत्नी का किस पर अधिकार है? पति पर अधिकार है, इसलिए कहा जाता है जोरू का गुलाम। बात समझ में आ रहा है ना? तो अलप्तगीन का दामाद कहे चाहे गुलाम कहे, बात बराबर इसलिए है क्योंकि जो दामाद था वही उसका गुलाम भी था, ठीक है। तो अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद जो उसका उत्तराधिकारी बना वो कौन था? तो सुबुक्तगीन था। यानी कि सीधा सीधा इस प्रश्न को अगर समझे तो इतना समझिए, दो बातें यहाँ पर सीखने को मिल रहा है। पहला कि अलप्तगीन का उत्तराधिकारी कौन था। तो देखिए एक बात बताइए, जिसको मान लीजिए गांव घर में देखिएगा कि बेटा नहीं रहता है तो उस जमीन का मालिक कौन होता है? दामाद होता है। अरे बेटी हुआ दामाद हुआ तो बराबर, लेकिन यहाँ पर दामाद को फोकस कीजिए। तो इसलिए अलप्तगीन का दामाद जो था ना, जो दामाद था वही उसका गुलाम भी था और वही उसका उत्तराधिकारी ही बन गया। मतलब जमीन जायदाद का पूरा मालिक भी बन गया, वहाँ का वारिस भी बन गया। वारिस कहते हैं ना, वारिस भी बन गया। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा कि अलप्तगीन का दामाद कौन था? सुबुक्तगीन था। अलप्तगीन का गुलाम कौन था? सुबुक्तगीन। और उसका उत्तराधिकारी कौन बना? सुबुक्तगीन। तीनों का आंसर वही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो अलप्तगीन का गुलाम या दामाद या उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो सुबुक्तगीन बना था। अगला प्रश्न है कि सुबुक्तगीन ने
अपने किस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बना लिया। देखिए अभी अलब्तगीन के बारे में पढ़े थे, अब है आपका प्रश्न सुबुक्तगीन से संबंधित। सुबुक्तगीन ने अपने किस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया, तो इस्माइल को। किसको? इस्माइल नाम का उनका पुत्र था, उनको जो है सो ये अपना उत्तराधिकारी बना लिया। होता है ना, मान के चलिए कि जो है सो 3 को 4 को जिसको बेटा या 2 को बेटा है, तो हम लोग बड़का को नहीं बना करके छोटका को मंझला कर, जिसमें मतलब मन खुश रहता है, जो उनको आगे पीछे करता है। अभी तो सामान्य तौर पर यही देखने को मिलता है ना कि जो आपको किया आप उसको जमीन लिख दिए, यही होता है। तो वही बात है कि सुबुक्तगीन का ऐसा कौन सा बेटा था, उनका क्या नाम था, जो कि सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी बना, तो क्या नाम था उसका? इस्माइल। क्या नाम था? इस्माइल। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद, सुबुक्तगीन की जब मृत्यु हो गई उसके बाद इस्माइल को अपदस्थ कर दिया, मतलब उसके पद पर से उसको हटा दिया। किसको? इस्माइल को, है ना, बाप बना दिया था और किसी ने आकर के हटा दिया। देखिए ना कौन हटा दिया? इस्माइल को अपदस्थ कर दिया। इस्माइल को अपदस्थ कर कौन गजनी का शासक बन बैठा। तो देखिए सुबुक्तगीन की जब मृत्यु हो गई तो उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? उसका बेटा। ये भी प्रश्न सीखने को मिल रहा है। उसका बेटा बना था, लेकिन उस बेटे का क्या नाम था? तो इस्माइल नाम था। लेकिन उस इस्माइल को भी हटा देने का काम करता है कौन? तो महमूद गजनवी। कौन हटाता है? महमूद गजनवी हटा देता है और गजनी का शासक बन जाता है कौन? महमूद गजनवी। तो बताइए, अभी जस्ट बताया कि गजनी कहाँ था, क्या था गजनी? तो गजनी एक क्षेत्र था और वो अफगानिस्तान का एक क्षेत्र था। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस्माइल को अपदस्थ कर दिया और गजनी का राजा बन गया कौन? तो महमूद गजनवी। और कब उसको अपदस्थ कर दिया? तो 998 ईस्वी में। एक बार प्रश्न फिर से समझिए कि अलब्तगीन का उत्तराधिकारी कौन था? सुबुक्तगीन था, है ना। अलब्तगीन का उत्तराधिकारी जो बना वही उसका गुलाम भी था, वही उसका दामाद भी था। और सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो इस्माइल। लेकिन इस्माइल को भी हटा दिया कौन? तो महमूद गजनवी हटा देता है। महमूद गजनवी कब हटा देता है? 998 ईस्वी में हटा देता है। और 998 ईस्वी में जो है गजनी का राजा कौन बन जाता है? तो महमूद गजनवी बन जाता है। बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलिए आगे। अब है सुबुक्तगीन पुत्र महमूद गजनवी। कहने का मतलब यह है सुबुक्तगीन जो है, सुबुक्तगीन का पुत्र जो था ना, वो कौन था? महमूद गजनवी था। अब देखिए सुबुक्तगीन को एक ही पुत्र था, इस तरह से तो क्लियर नहीं हो रहा है ना। सुबुक्तगीन के बारे में यहाँ पर चर्चा चल रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुबुक्तगीन को कितने पुत्र थे। देखिए सुबुक्तगीन को 2 पुत्र था, ठीक है। तो सुबुक्तगीन को मरने के बाद राजा कौन बना? उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? इस्माइल बना था। लेकिन इस्माइल को भी अपदस्थ कर दिया, मतलब उसके पद पर से हटा दिया है। और कौन हटा दिया? तो उसका सगा भाई ही हटा दिया, और उसके सगा भाई का ही नाम था महमूद गजनवी। बात आप समझ में आया कि नहीं आया? महमूद गजनवी जो कि गजनी का साम्राज्य का शासक भी बन गया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान से देखिए। अब बताइए कि अभी अगर कहीं पर जमीन जायदाद के लिए कहीं पर लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे को गोली मार देता है, छुरा लगा देता है, बात समझ में आ रहा है, तो लोग इस बात को सोचता है कि यार पता नहीं कलयुग आ गया है। लेकिन एक बात बताइए कि अभी और पहले के समय जो महमूद गजनवी या इस्माइल सबके साथ हो रहा था, या अकबर बीरबल के समय में जो हो रहा था, उस दोनों में आपको ज्यादा अत्याचार कब देखने को मिल रहा है? पहले ही मिल रहा है। क्योंकि बाप को बेटा मारता है, बेटा को बाप मारता है, भाई को भाई मारता है कि नहीं है? तो पहले ही ज्यादा था। पहले मल्टीमीडिया नहीं था, पहले मोबाइल व्हाट्सएप नहीं था। और अभी आप जैसे ही घटना होता है तुरंत आप लाइव देख लेते हैं। घटना चालू है और आप लाइव देख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही बात है। तो ये सब दिन से ही हो रहा है, लेकिन हम लोग इस बात को अभी कहते हैं कि कलयुग चल रहा है, नहीं तो ये सब बात थोड़ा भयावह हो जाता है। तो इसलिए जो है ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ पहले ही से चलता आ रहा है। और ये प्यार मोहब्बत का मामला भी ये सभी पहले से है। नहीं तो बाबर इतना मार क्यों खाता भाई? बाबर इतना मार खाया बेचारा, फिर अंत में जाकर के बाबर भागा। बाबर लड़की के चक्कर में इतना मार खाया ना। तो आइए बाबर की कहानी के एक बार हम बताए थे, फिर कभी चर्चा करेंगे हम, बड़ा इंटरेस्टेड कहानी है। तो चलिए, सुबुक्तगीन जो है, सुबुक्तगीन का जो मतलब बेटा था, वो क्या को बेटा था? कौन का बेटा था? तो इस्माइल को उत्तराधिकारी बना दिया और उससे भी छीन लिया। कौन छीन लिया? बात समझ में आ रहा है ना? तो आइए प्रश्न पर चलते हैं। फिर से प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ है। इससे पहले हम ऊपर का वाला प्रश्न पढ़ते हैं। सुबुक्तगीन का मृत्यु के बाद इस्माइल को अपदस्थ कर दिया और कौन गजनी का शासक बन बैठा? तो महमूद गजनवी। और कब बन बैठा? तो 998। कभी कभी इसका आंसर 997 भी आपको देखने को मिल जाए तो 98 ही याद रखिएगा। बात समझ में आ रहा है ना? क्या देखने को मिलेगा? 997।
तो आप जो है सो ना दोनों बात को याद रखिएगा, ठीक है, कि 97 या 98 है तो हम उसको लगा देंगे। सुबुक्तगीन पुत्र महमूद गजनबी का जन्म कब हुआ है, यानी कि सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनबी और उनके पुत्र का जन्म कब हुआ है, तो 1 नवंबर 971 ईस्वी में। कब हुआ है? महमूद गजनबी का जन्म हुआ है 971 ईस्वी में, और 998 ईस्वी में जो है अपने भाई को अपने पद पर से हटा दिया और वहां का राजा बन गया। कहाँ का राजा बन गया? महमूद गजनबी में गजनी और गजनबी मिलता है, तो इससे आप याद रखिएगा कि महमूद गजनबी गजनी का राजा बन गया। कब बन गया? तो 998 ईस्वी में बन गया। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1 नवंबर 971 ईस्वी में। कब इनका जन्म हुआ था? किसका जन्म हुआ था? महमूद गजनबी कौन था? सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनबी का भाई का क्या नाम था? महमूद गजनबी जो है अपने भाई को कब उनके पद पर से हटा दिया? ठीक है, तो महमूद जो गजनबी था उनका जन्म कब हुआ है? 1 नवंबर 971 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है कि महमूद गजनबी ने, किसने? महमूद गजनबी ने भारत पर कुल मिलाकर कितनी बार हमला कर दिए थे? तो याद रखिएगा 17 बार। महमूद गजनबी भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनबी का प्रथम आक्रमण, महमूद गजनबी का, किसका? महमूद गजनबी का प्रथम आक्रमण किस ईस्वी में, मतलब कि महमूद गजनबी सबसे पहले कब आक्रमण किया और किस हिंदू शाही राजा के विरुद्ध हुआ था? ठीक है ना, यहाँ पर 2 प्रश्न है, सबसे पहले आक्रमण कब किया और किस हिंदू राजा के विरुद्ध में हुआ था, तो ये भी आप याद रखिएगा। जिसमें पराजित होने के बाद हिंदू शाही राजा ने आग में जलकर आत्महत्या कर ली थी। कहने का मतलब यह है कि हिंदू शाही राजा जो था वो जो हार गया, तो हारने के अपमानित होने के कारण से वह अपने आप को सुसाइड कर लिया, मतलब आत्महत्या कर लिया। और कैसे कर लिया? आग लगा करके। बताइए, आग लगाने वाला भी बात पहले ही से ही चलता आ रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? हमारा इतिहास यही बताता है ना। तो देखिए यहाँ पर महमूद गजनबी का प्रथम आक्रमण किस ईस्वी में? तो 1001 ईस्वी में। महमूद गजनबी का प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1001। महमूद गजनबी सबसे पहले आक्रमण कब किया है? 1001 ईस्वी में। और किस हिंदू राजा के विरुद्ध हुआ है? तो राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ है। जयपाल हारा कि जीता? हार गया, तभी तो वह आग में जल करके आत्महत्या कर लिया। तो अब ये बताइए कि महमूद गजनबी पहला आक्रमण कब किया है? किस हिंदू शाही राजवंश के विरुद्ध में हुआ था? जयपाल के विरुद्ध में हुआ था। अब ये बताइए कि जयपाल जो था ना, जयपाल जो आत्महत्या किया वो किसके कारण कर लिया? हारने के कारण किया ना, मतलब किस व्यक्ति के कारण? महमूद गजनबी के कारण। ठीक है ना, महमूद गजनबी का पहला आक्रमण। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी ने अपना सबसे अधिक चर्चित आक्रमण किस नगर पर किया? ठीक है ना, तो यह आक्रमण कब हुआ और भारत में महमूद गजनबी का यह कौन सा आक्रमण था? प्रश्न यहाँ पर हम 3-4 प्रश्न सीखेंगे। तो सबसे पहले महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण सबसे पहले कब किया, ये बताइए। लेकिन कहता है कि वह जितना भी आक्रमण किया, कितना आक्रमण किया पहले ये बताइए? 17। जितना भी आक्रमण किया उसमें सबसे फेमस, सबसे लोकप्रिय जो रहा वो कौन सा आक्रमण रहा? तो देखिए यहाँ पर सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था ना, वह सबसे ज्यादा जो है सो चर्चित रहा है। तो ये एक प्रश्न का आंसर समझ में आ गया। दूसरा कह रहा है कि यह आक्रमण कब हुआ था? तो 1025 से 26 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण की यदि चर्चा हो तो 1025 अधिकतर देखने को मिलता है। वैसे 1025-26 दोनों बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और कहता है कि यह उनका कैमा आक्रमण था? तो यह 16वां आक्रमण था। लास्ट से एक पहले 17वां आक्रमण किया था ना, लेकिन लास्ट से एक पहले 16वां आक्रमण था। किसका? महमूद गजनबी का। अब ये बताइए कि महमूद गजनबी का पहला आक्रमण कब हुआ? महमूद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा रहा? सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी हमला कब किया? 225 से 226 में। और महमूद गजनबी का यह कैमा आक्रमण था? टोटल आक्रमण क्या था? चलिए अब आगे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनबी का मृत्यु कब हुआ? तो देखिए इसकी मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई, ये 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। महमूद गजनबी की मृत्यु जो है 1030 ईस्वी में हुई है। और कहाँ पर हुई है? तो गजनी में हुई है। गजनी कहाँ है बता दिए थे हम, अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है। तो ये भी याद रखिएगा, गजनबी की मृत्यु उसी जगह पर हो गई जहाँ का वह राजा बना था। तो महमूद गजनबी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई है। और कहाँ पर हुई है? तो गजनी में हुई है।
चलिए अगला प्रश्न है आपका कि महमूद गजनवी के साथ, किसके साथ, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले किस विद्वान का मूल नाम रेहान मोहम्मद बिन अहमद था? नाम पूरा बोलिएगा। रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। क्या नाम है? क्या नाम था पूरा? तो रेहान मोहम्मद बिन अहमद जो है किसी व्यक्ति का नाम है। तो कह रहा है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले किस विद्वान का मूल नाम, मतलब महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला वह व्यक्ति था और उस व्यक्ति का कह रहा है कि मूल नाम क्या था। तो देखिए सबसे पहले तो ये याद रखिए कि महमूद गजनवी के साथ भारत जो आया था ना, वो कौन आया था? तो अलबरूनी आया था। कौन आया था? अलबरूनी आया था। ठीक है ना। अब दूसरा बात है कि अलबरूनी जो था ना, उनका पूरा नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अलबरूनी का पूरा नाम था रेहान मोहम्मद बिन अहमद। इसको ऐसे बोलिए कि अलबरूनी का मूल नाम रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। बोलिए। चलिए, तो रेहान मोहम्मद बिन अहमद किसका मूल नाम था? अलबरूनी का नाम था। ठीक है ना। और अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद, है ना, गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला विद्वान, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला विद्वान कौन था? अलबरूनी। भारत आने वाला विद्वान जिसने संस्कृत भाषा सीखी, कौन सी भाषा सीखी है? संस्कृत भाषा सीखी और भारतीय दर्शन का भी अध्ययन किया था। तो अलबरूनी। अलबरूनी जो महमूद गजनवी के साथ आया था वो कौन सा भाषा सीखे थे? संस्कृत भाषा सीखे और भारतीय दर्शन का भी अध्ययन किया था। आपका अगला प्रश्न है, अलबरूनी रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? मतलब अलबरूनी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए किताबुल या किताब-उल भी कहीं कहीं पर रहे तो डिफरेंट नहीं है, याद रखिएगा। अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है किताबुल हिंद। क्या लिखा गया है? जिसमें 11वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, किताब-उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? अलबरूनी के द्वारा। और यह कब लिखा गया? 11वीं शताब्दी में। देखिए कब लिखा गया ये ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन इसमें क्या चीज का वर्णन किया गया है तो आप याद रखिएगा 11वीं शताब्दी के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया। और किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? अलबरूनी के द्वारा। अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? महमूद गजनवी भारत पर कितना बार आक्रमण किया? और सोमनाथ पर जो आक्रमण किया था कब किया था? सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा रहा है? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कैमा बार था? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किताब-उल हिंद या उसी का दूसरा नाम दूसरे भाषा में तहकीक-ए-हिंद भी है। इसी में नहीं फंसेगा आप लोग। किताब-उल हिंद को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? तहकीक-ए-हिंद। और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है, यानी कि किताब-उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए अलबरूनी वैसे भी अरब देश का यात्री था, जिस देश का यात्री था वहीं ना पढ़ेगा, वही बात पढ़ा है। वैसे अलबरूनी को संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था क्योंकि वो संस्कृत सीखा था जब वो भारत आया था, और भारतीय दर्शन का भी अध्ययन किया था। लेकिन याद रखिए किताब-उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद दोनों नाम बात बराबर ही, एक ही पुस्तक का नाम है। यह किस भाषा में लिखी गई थी? तो अरबी भाषा में लिखी गई थी। ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब एक प्रश्न मुझे बता दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। बताइए आप लोग कि भारत पर तुर्क और मुस्लिम इस दोनों में से सबसे पहले आक्रमण कौन किया था? मुस्लिम किया था, बाद में तुर्की जाति किया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय, मतलब महमूद गजनवी जब आक्रमण किया था भारत पर, उस समय भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण किया उस समय सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य जो था वो आपको कन्नौज था। कौन सा राज्य था? बताइए कौन सा राज्य था? कन्नौज था। ठीक है। अब प्रश्न ये होता है कि कन्नौज किस राज्य में है? तो याद रखिएगा कन्नौज है आपको उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। चलिए, तो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो कन्नौज था। ठीक है ना। महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण करने के लिए आए 1001 ईस्वी में, उस समय देखा कि भाई उससे हट के रहना चाहिए हमको, कहा कि बहुत शक्तिशाली हमको दबा देगा। कौन दबा देगा? कन्नौज। कौन दबा देगा? कन्नौज दबा देगा। इसलिए बेचारा हट ही के रहता था, कहा कि शक्तिशाली था ना। कौन हट के रहता था? महमूद गजनवी। कौन हट के रहता था? महमूद गजनवी। किससे हट के रहता था? क्यों हट के रहता था? है ना, उनके राज्य में सबसे शक्तिशाली राज्य कन्नौज ही था। और आज का लास्ट प्रश्न है, शाहनामा। शाहनामा महमूद गजनवी के किस दरबारी विद्वान की रचना है? तो वह आपको फिरदौसी की रचना है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा शाहनामा किन के द्वारा लिखा गया है? तो फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा प्रश्न, फिरदौसी किन के दरबार में रहते थे? तो महमूद गजनवी के दरबार में।
फिरदौसी जो थे वो किनके दरबार में रहते थे? महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो हमने सारे प्रश्नों को समझाने का पूरी तरह कोशिश किया है। प्रश्न आपको समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, फिर पूरे तरोताज़ा होकर के आप लोग पूरी रिवीजन करके रहिएगा, फिर आगे बहुत अच्छा से समझ में आएगा और आगे फिर हम लोग महमूद गजनवी पर ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद।